दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम पुखराज पुरोहित है। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट को बधाई देना चाहूँगा जो क्लास 11 से क्लास 12 में प्रमोट हुए हैं। उनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और आज मैं आपके सामने क्लास 12 का सिलेबस लेके आया हूँ, जिसके आधार पर आप अपने भविष्य की रणनीति बना सकते हैं, अच्छे परिणाम को कैसे प्राप्त किया जा सके। उसी सिलेबस को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको ये मालूम पड़ सके कि आपके 12th में कितने टॉपिक्स हैं, कौन से टॉपिक कितने नंबर का है, उसमें से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। तो उनको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले आएगा पार्ट फर्स्ट, जो कि 60 अंकों का होगा, जिसमें सबसे पहले होगा साझेदारी। और ये साझेदारी आपके टोटल 80 अंकों में से 25 अंक का होगा, जिसे 4 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहला होगा साझेदारी का सामान्य परिचय, दूसरा होगा साझेदारी नए साझेदार का प्रवेश, तीसरा होगा साझेदार का अवकाश ग्रहण करना एवं उसके मृत्यु पर लेखे, और चौथा होगा फर्म का समापन। इन चारों पाठों को अलग अलग अंकों में भी विभाजित किया गया है। सामान्य परिचय में से 5 अंक के प्रश्न आएंगे, नए साझेदार के प्रवेश में से 8 अंक का सवाल आएगा, और अवकाश ग्रहण और मृत्यु के लेखे में भी 7 अंक के सवाल आएंगे, और समापन में आपके 5 अंक के सवाल आएंगे। यहाँ पर मैंने नए साझेदार के प्रवेश और अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे, इन दोनों पर मैंने रेड पेन से टिक किया है, जिसका मतलब है कि इस दोनों पाठों में से बड़े सवाल आएंगे, यानी कि 6 अंक के सवाल आएंगे। और बीच में मैंने या का भी मार्क लगा के रखा है। इसका मतलब है कि दूसरे और तीसरे पाठ में से आपके 6 अंकों के सवाल आएंगे, जो कि दोनों अथवा में होंगे। अर्थात आपको दूसरा या तीसरा दोनों में से कोई एक टॉपिक बहुत अच्छा तैयार करना है 6 अंक के सवाल के लिए। यानी कि अब अपन यहाँ बात करते हैं, जो पहला पार्ट है साझेदारी का सामान्य परिचय, तो इसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, यानी अपन ने पहले जो पढ़ा है 11वीं में पढ़ा है, वो पढ़ा हुआ है एकल व्यापार। एक व्यक्ति द्वारा व्यापार को कैसे चलाया जाता है, उसमें लेखे किस प्रकार की जाते हैं, उनमें एंट्रीज कैसे की जाती है। और अब आपके 12th में अगला पड़ाव है, जहाँ पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी में लेखे किस प्रकार की जाते हैं, साझेदारी में कौन कौन व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, कौन सा व्यक्ति फर्म को छोड़ के जा सकता है, कब फर्म बंद होती है। तो इनके बारे में अब आपको पढ़ने को मिलेगा। पहला टॉपिक है आपका साझेदारी का सामान्य परिचय, जिसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि साझेदारी क्या होती है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदार कितने प्रकार के होते हैं, साझेदारों की संख्या कितनी होती है, साझेदारी एक्ट कब लागू हुआ, उसके अलावा कितने व्यक्ति साझेदारी में शामिल हो सकते हैं। इनके ऊपर आपको एक सामान्य परिचय दिया गया है। और साथ ही साझेदारों का जो लेखा होता है, अकाउंटिंग होती है पार्टनरशिप की, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। दूसरा पाठ है आपके नए साझेदार का प्रवेश। मतलब जब साझेदार का सामान्य परिचय की अपन पाठ चर्चा करते हैं, तो उसके बाद में जब हम नए साझेदार को अगर अपने पुराने फर्म में प्रवेश देना चाहें, उनको एडमिशन देना चाहें, तो उसके दौरान लेखा कैसे किया जाएगा, कैसे हम पुराने लेखों को बंद करेंगे, या फिर उस नए साझेदार द्वारा फर्म में प्रवेश करते समय कौन कौन सी रकम लाई जाएगी, उनका लेखा किस प्रकार होगा, क्या शर्तें होगी, क्या नियम होंगे, किन नियमों को पालन करना होगा, कौन व्यक्ति फर्म में प्रवेश कर सकता है, कौन व्यक्ति फर्म में प्रवेश नहीं कर सकता है, इन बातों की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। तीसरा टॉपिक है आपके साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखे। यानी कि इस पाठ में आपको ये समझने को मिलेगा कि कौन व्यक्ति साझेदारी फर्म से अवकाश ग्रहण कर सकता है, या किसी व्यक्ति की या साझेदार की फर्म में मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लेखा किस प्रकार किया जाए। अर्थात यदि कोई साझेदार फर्म छोड़ के जाना चाहे, तो उस दशा में फर्म के अंदर लेखा किस प्रकार होगा, क्योंकि एक साझेदार के छोड़ के चले जाने पर शेष बचे हुए साझेदार भी फर्म को जारी रख सकते हैं, और शेष बचे हुए साझेदार फर्म को जारी रखेंगे तो उनके अंदर लेखा केवल शेष बचे हुए साझेदारों का ही होता है।
ऐसी स्थिति में जो सरदार फर्म को छोड़ के चला जाता है, उसके बाद फर्म को जारी रखा जाएगा तो लेखा किस प्रकार किया जाएगा, जाने वाले सरदार के हिसाब का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, जो सरदार जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसके उत्तराधिकारी को हिसाब का निपटारा किस प्रकार किया जाएगा, इन बातों की इस पाठ में चर्चा की जाएगी। और अंत में आता है फर्म का समापन, यानी कि यदि कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जब फर्म को बंद करना पड़ता है या फिर सभी सरदार मिलकर ये निर्णय ले लेते हैं कि हम अब फर्म को जारी नहीं रखना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर फर्म को बंद किया जाए तो उस समय कौन कौन सी चीज़ों का लेखा होगा, कौन कौन से खातों का लेखा होगा, कौन से खातों को बंद करना है, किस प्रकार बंद करना है। हालांकि यहाँ पर सारे खाते बंद हो जाते हैं, लेकिन उनको बंद करने का भी यहाँ पर एक प्रोसेस होता है कि सबसे पहले खाता कौन सा बंद होगा, और खातों को बंद करने से पहले सारी फर्म की संपत्तियाँ बेची जाती है, सारे दायित्वों का निपटारा किया जाता है, उसके बाद में फर्म का समापन होता है। तो इनके अंदर भी आपको समझने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंपनी के लेखे, यानी इस पार्ट में आपको कंपनी के संबंध में लेखा कैसे किया जाए ये चीज़ समझने को मिलेगी। हालांकि क्लास 11th में आपने कंपनी की जो थ्योरी है वो पढ़ी है, कंपनी क्या होती है, कंपनी में कितने अंश होते हैं, अंशों के प्रकार, ऋण पत्रों के प्रकार, इन सब के बारे में बिल्कुल विस्तार से जो थ्योरी है वो आपने क्लास 11th में पढ़ी है। लेकिन अब उनका प्रैक्टिकल यानी कि लेखा कैसे किया जाए वो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें पहला पार्ट है कंपनी के लेखे, जिसमें अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन का मतलब होता है अंशों को और ऋण पत्रों को बेचना। ये ऋण पत्रों को, अंशों को बेचना, निर्गमन करना, इसके संबंध में जो थ्योरी का पार्ट है आपने विस्तार से क्लास 11th में पढ़ा है। 12th में भी अंशों और ऋण पत्रों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू कैसे किए जाते हैं उनके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। और इस पार्ट में से आपके सवाल आएंगे 8 अंक के। नेक्स्ट है आपके कंपनी के वित्तीय विवरण, यानी कि एक कंपनी जो होती है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं, उनके ऊपर आपको एक सामान्य परिचय दिया गया है और उन्हें एक एक मदों को समझाया गया है। और इस पार्ट में से आपके सवाल आएंगे 4 अंक के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तीसरा जो पार्ट है संयुक्त साहस खाते, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं। इस पार्ट में से आपके 7 अंकों के प्रश्न आने वाले हैं। अब संयुक्त साहस खातों की बात करें तो ये संयुक्त साहस होते क्या हैं। संयुक्त साहस को हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से अल्पकालीन साझेदारी होती है, अर्थात कुछ लोग मिलकर कुछ समय के लिए यानी कि अल्प समय के लिए साझेदारी शुरू करते हैं और जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है वे अपने व्यापार को बंद कर देते हैं, उसे हम संयुक्त साहस कहते हैं। और इसके बारे में आपको विस्तार से संयुक्त साहस वाले पार्ट में पढ़ने को मिलेगा और इस पार्ट में से आपके 7 अंक के सवाल आते हैं। नेक्स्ट आता है प्रेषण खाते, कंसाइनमेंट अकाउंट जिसको हम कहते हैं, और इस पार्ट में से आपके 8 अंकों के सवाल आते हैं। प्रेषण व्यापार से मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर समझा देता हूँ, इसका अर्थ समझा देता हूँ कि प्रेषण का अर्थ होता है जब कोई व्यक्ति बिना किसी इन्वेस्टमेंट के व्यापार करना चाहे तो वो प्रेषण व्यापार कर सकता है। यहाँ पर मुख्य व्यापारी द्वारा विनियोग किया जाता है और उस व्यापार को चलाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति अपने व्यापार की तरह उसके व्यापार को चलाता है, जिसके बदले में उसे कमीशन मिलता है और उस कमीशन का लेखा कैसे किया जाता है, कमीशन की गणना कैसे की जाती है, इसके ऊपर चर्चा की गई है। अगला अपना पाठ है गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। इस पाठ में से आपके 8 अंक के सवाल आते हैं। अब गैर व्यापारिक संस्थाओं तथा पेशेवर व्यक्तियों के लेखे, जैसा कि पाठ के नाम से ही अर्थ समझ में आ जाता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे, यानी इस पाठ में आपको जो लेखांकन का ज्ञान मिलेगा वो गैर व्यापारिक संस्थाओं का मिलेगा, यानी कि जो संस्थाएं व्यापार नहीं करती है,
लाभ नहीं कमाती है, गैर लाभ वाली संस्थाएं होती है, उनके अंदर भी लेखा किया जाता है। वो लेखा किस प्रकार किया जाए उनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। और साथ ही पेशेवर व्यक्ति, जो लोग पेशे में हैं, जिसे हम व्यापार नहीं कह सकते, जैसे कि डॉक्टर है, वकील है, इन लोगों के भी आय होती है। तो इन लोगों के द्वारा भी कौन कौन से आय के साधन होते हैं, वे लोग इनका लेखा किस प्रकार करें, उनके बारे में भी इस पाठ में चर्चा की गई है। और इस पाठ में से आपके 8 अंक के सवाल आने वाले हैं। अगली हम बात करें भाग सेकंड, जिसमें से आपके 20 अंकों के सवाल आएंगे। पहला पाठ है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ध्यान रहे आपको कि इससे पहले हमने कंपनी लेखे में जो दूसरा पार्ट है वहाँ पे बताया था कंपनी के वित्तीय विवरण, और यहाँ हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ये भी कंपनी का ही है। वहाँ पर आपको ये समझाया गया था कि कंपनी के वित्तीय विवरण कौन कौन से होते हैं, उनका परिचय दिया गया था, उनमें कौन कौन सी मदें आती है, वित्तीय विवरण कौन कौन से बनते हैं, प्रत्येक मद को यहाँ पर विस्तार से समझाया गया है। जबकि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, यहाँ पर आपको ये समझाया जाएगा कि कंपनी के जो वित्तीय विवरण बनते हैं उनको विश्लेषित किया जाएगा। विश्लेषण का अर्थ है यहाँ पर कि कंपनी के जो वित्तीय विवरण होते हैं वो कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण देकर समझा दूँ कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं, कंपनी में समानाकार प्रकार से वित्तीय विवरण बनाए जा सकते हैं, कंपनी में प्रवृत्ति विश्लेषण से विवरण बनाए जाते हैं, कंपनी में अनुपात विश्लेषण होते हैं, कंपनी में रोकड़ प्रवाह विश्लेषण होते हैं, कंपनी में सम विच्छेद विश्लेषण होते हैं, और सातवां है कंपनी में कोष प्रवाह विश्लेषण भी होते हैं। तो कंपनी में जो लेखे की जाते हैं उनका अलग अलग टुकड़ों में बांट करके लेखा करना कंपनी के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कहलाता है। तो इस पूरे विश्लेषण पार्ट में आपको ये समझने को मिलेगा कि कंपनी के जो वित्तीय विवरण होते हैं उनको विश्लेषित कर अलग अलग भागों में बांट कर कैसे समझा जाए, उसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। और इस पाठ में से आपके 7 अंकों के सवाल आते हैं। अगली बात करते हैं हम अनुपात विश्लेषण। अनुपात विश्लेषण का अर्थ है यहाँ पे कंपनी के जितने भी वित्तीय विवरण होते हैं, ये अनुपात विश्लेषण कंपनी के वित्तीय विवरणों से ही बनाए जाते हैं। यानी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने यदि टैली का कोर्स करके रखा है तो उन्हें एक टैली के अंदर ये देखने को मिलता है कि जितने भी कंपनी के स्टेटमेंट में जो मदें होती हैं उनका एक रेशियो निकाला जाता है, जिसमें होता है करंट रेशियो होता है, लिक्विड रेशियो होता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है, फिक्स्ड एसेट्स रेशियो होता है, बहुत सारे अनुपात होते हैं। उसी अनुपातों को टैली के अंदर कंप्यूटराइज विश्लेषण करके दिखाया जाता है, जहाँ पर आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, लेकिन वो विश्लेषण अनुपात कैसे निकाले जाते हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको इस पाठ में मिलेगा। और ये इस पाठ में से आपके सवाल आने वाले हैं 9 अंक के। इस पाठ के आगे भी मैंने रेड मार्क करके रखा है, मतलब इस पाठ में से भी 6 नंबर का सवाल आने वाला है। अगला है आपका लेखा शास्त्र में नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है एथिक्स, जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं कि नैतिकता मतलब होता है कि लेखांकन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, लेखांकन करते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या आपके उत्तरदायित्व होते हैं, उन सारी बातों का यहाँ पर चर्चा की गई है। इस पाठ में से आपके 4 अंक के सवाल आते हैं और ये पूरा पाठ थ्योरिकल है, जिसमें आपको ये ज्ञान मिलेगा कि लेखांकन करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। और पार्ट नंबर 3 है, वो भी 20 अंक का है। इसके बीच में मैंने या का चिन्ह लगा रखा है। इसका मतलब है कि आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 में से कोई एक पार्ट अटेंड करना है। यदि किसी स्टूडेंट ने पार्ट 2 के किसी प्रश्न को अटेंड कर लिया और बाकी सवाल पार्ट 3 के हिस्से में से अटेंड कर लिए तो उनके प्रश्न आंसर काउंट नहीं होंगे, वहाँ पर वो फोल्ड हो जाएगा और उसके केवल पार्ट 1 ही काउंट होंगे। पार्ट 1 सभी को अटेंड करना होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3 में से कोई भी एक पार्ट अटेंड करना होता है। मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा पार्ट 2 अटेंड करने का, क्योंकि पार्ट 3 के अंदर कंप्यूटर के सारे टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें पहला आता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का लेखांकन में प्रयोग,
यानी कि कंप्यूटर में जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो अकाउंटिंग करते समय उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन पद्धति, यानी कि कंप्यूटराइज जो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, कौन कौन से तरीके से लेखांकन किया जाता है कंप्यूटर में, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंत में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहला पार्ट आपके 10 अंक का है, दूसरा कंप्यूटर में लेखांकन पद्धति 5 अंक का है, और तीसरा पार्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 5 अंक का है। यहाँ हम देखें तो पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज पार्टनरशिप का है, जिसके 25 अंक हैं, और ये 25 अंक के पार्ट 4 भागों में विभाजित करके रखे हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका सामान्य परिचय, दूसरा प्रवेश है, और तीसरा अवकाश ग्रहण, और चौथा समापन। उसके बाद में अलग अलग पाठों के अलग अलग अंक हैं। कंपनी के 12 अंक के सवाल आते हैं, और अगले टॉपिक संयुक्त साहस, प्रेषण, गैर व्यापारिक संस्थाओं और पेशेवर व्यक्तियों के लेखे। पार्ट फर्स्ट हर स्टूडेंट को अटेंड करना अनिवार्य होता है, यदि वो उसे अटेंड नहीं करता है तो उसके अंक उसे नहीं मिलते हैं। लेकिन पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में से कोई भी एक पार्ट अटेंड करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं आपको सजेस्ट करूंगा पार्ट सेकंड अटेंड करने का, क्योंकि पार्ट सेकंड में आपको प्रैक्टिकल अकाउंटिंग सिखाया जाता है, उसी के सवाल आते हैं, और पार्ट थर्ड में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है, और उसी के आधार पर आप सवाल कर पाते हैं। और यदि हम ये भी देखें कि कॉमर्स अकाउंट के जो टॉपिक हैं पार्ट सेकंड में, तो उसके सवाल यदि आप अटेंड करते हैं तो उसमें आपके मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि उसमें फिक्स होते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल होते हैं। जो सवाल आप अटेंड करोगे, गलत यदि सही है बिल्कुल तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, गलत है तो मार्क्स कट जाते हैं। जबकि पार्ट सेकंड थर्ड में या थर्ड पार्ट में आपको कंप्यूटर के टॉपिक दे रखे हैं, और यदि इनमें आप सवाल सही भी करते हो तो पूरे सवाल आंसर मार्क्स मिलने की संभावना नहीं होती है। जितना लिखा है वो सामने वाले चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स देता है। जबकि पार्ट सेकंड में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, उसमें यदि आपका सवाल सही है तो चाहे कोई भी चेक करने वाला होगा, आपको पूरे अंक मिलते हैं। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि पार्ट सेकंड आप अटेंड करें। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा ये वीडियो? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।